वेलकम बैक लर्नर्स। विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस सीनियर सेकेंडरी क्लास में। हमारे साथ हमारे अपने एक्सपर्ट और टीचर डॉक्टर DN तिवारी। ओवर टू यू सर फॉर द क्लास। आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। माई सेल्फ DN तिवारी, PGT इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर देहात। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई जाती है उसके एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 40 नंबर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं उसमें से 13 नंबर, जी हाँ 13 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। प्यारे बच्चों, इसका महत्व यहीं समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इस चैप्टर में आप एक ऐसे अवधारणा को पढ़ेंगे, चाहे वो लागत की हो, चाहे उत्पादन की हो, चाहे वो आगम की हो। ये सारी की सारी अवधारणाएं हमारे जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप चाहे नियोक्ता बन जाएं, चाहे आप कर्मचारी रहें, आप चाहे निवेशक रहें, चाहे आप मजदूर रहें, आप किसी भी रूप में क्रेता रहें, विक्रेता रहें, उत्पादक रहें, ये सारी संकल्पनाएं आपके पीछे हमेशा रहेंगी। और इसलिए अच्छा है कि इसको आज हम यहीं अच्छे से पढ़ लें। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक उत्पादन की बात है तो हम उत्पादन के साधन के बारे में, समय के बारे में, अल्पकाल दीर्घकाल के बारे में, हम परिवर्तनशील तथा साधन के प्रतिफल के बारे में, हम ये सारी चीजें आप एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का महत्व काफी ज्यादा है और हम चाहेंगे कि इसको आप ठीक से यहाँ से स्टार्ट करें। प्यारे बच्चों, एक स्लाइड आपके सामने आई है। आप देखेंगे कि किसान खेत जोत रहा है और इसके पीछे आप देखेंगे कुछ महिला मजदूर काम कर रही हैं, धान के खेत में रुपाई कर रही हैं। अगर हम इसके आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग में आप कुछ इनपुट यूज किया जा रहा है। इनपुट के रूप में देखिए इसके अंदर हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फीडिंग के लिए दाने का कर रहे हैं, हमने प्लास्टिक बकेट का भी इस्तेमाल किया है। और इसी प्रकार आप देखेंगे तीसरा, ये कारपेट इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे कारपेट बनाया जा रहा है और कारपेट को बेचा जा रहा है। प्यारे बच्चों, एक तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि आयरन, इसमें गैस इंडस्ट्री है, CNG, PNG और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्माण यहाँ होता है। और इस प्रकार अगर हम इसको आगे बढ़ें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये लोग कर क्या रहे हैं। फार्मर क्या कर रहा है, वो ग्रेन्स का उत्पादन कर रहा है। इस्तेमाल क्या कर रहा है, लैंड, लेबर, सीड्स, मशीनरीज, ये सब वो इस्तेमाल करता है। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या हो रहा है, चिकन्स और एग्स तो उसके आउटपुट है, लेकिन इनपुट्स क्या क्या है आप देखेंगे, बीडिंग है, फीडिंग है, वाटर है, इसके अलावा और भी तमाम एक्सेसरीज हैं इंक्लूडिंग फ्यूल एंड पावर। प्यारे बच्चों, कारपेट मेकर्स अगर आप देखेंगे तो वो लोग वूल का इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जूट का इस्तेमाल करते हैं और कारपेट्स बनाते हैं सुंदर सुंदर, जो हमारे घरों में लगाई जाती है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये लोग देखिए LPG गैस का प्रोडक्शन करते हैं, PNG गैस का प्रोडक्शन करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं और तमाम तरीके के फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसा ही कर पाते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि क्या हम क्रिएटर हैं, निर्माणक हैं? कैन वी क्रिएट एनीथिंग एट आवर ओन? आर वी क्रिएटर? ओनली ऑलमाइटी or nature is the creator. What we do, we just do something, we just convert something, whatever is available, which becomes better for the mankind. प्यारे बच्चों, एक स्लाइड के माध्यम से हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि एक ब्रिक इंडस्ट्री, ब्रिक फैक्ट्री, ईटा बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ मिट्टी आप देख सकते हैं, मजदूर आप देख सकते हैं और वो चिमनी पीछे जलते हुए आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ कॉटन
की बात हो रही है। इस कॉटन का इस्तेमाल करके आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली इसकी स्पिनिंग हो रही है और इससे आगे चल के कपड़ा बनेगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो अगर जंगल में, वनों में लकड़ियाँ या पेड़ नहीं होते तो क्या हमारे घर के फर्नीचर बन पाते? यहाँ आप देखेंगे लॉग्स में, जो वनों में पेड़ खड़े रहते हैं उनको यहाँ लॉग्स में काटा जाता है और काटने के बाद फिर इसको हमारे फर्नीचर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। ये बिस्किट इंडस्ट्री में आप देखेंगे व्हीट का, फ्लोर का, इन सब का इस्तेमाल करके, शुगर का, इन सब का इस्तेमाल, फ्यूल एंड पावर, लेबर, इन सब का इस्तेमाल करके बिस्किट बनता है। अब आपको मैं एक और स्लाइड जो दिखाने जा रहा हूँ, इसके अंदर देखेंगे ब्रिक्स हैं, सीमेंट है, कंक्रीट है, सैंड है और सरिया जिसे आप कहते हैं, ग्लास भी है, प्लास्टिक भी है, वुड भी है और टाइल्स भी है। इन सब चीजों का हम अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं और क्या बनाते हैं? जी हाँ, हम अपना घर बनाते हैं। आप देखेंगे इस घर को बनाने के लिए हमने तमाम चीजें अलग अलग जगह से इकट्ठा की। अब प्रश्न फिर वही आता है कि क्या हम कर रहे हैं? ईंटें बन रही है मिट्टी से। कल्पना कीजिए अगर मिट्टी नहीं होती तो ईंट हम बना सकते थे। फर्नीचर बन रहा है वानिकी और लॉगिंग से। जंगलों में जो पेड़ उगते हैं उन्हीं को लाकर हम लट्ठा बनाते हैं। कपड़ा आपका बन रहा है जूट और कपास से। अगर जूट और कपास नहीं हो तो क्या हम कपड़ा बना सकते हैं? इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन सकते हैं। बिस्किट बनाने के लिए हमें आटा और मैदा, इन सब की जरूरत है। घर का निर्माण करने के लिए भी हमें, अभी आपको मैंने दिखाया, बहुत सारी सामग्रियों की जरूरत है। तो ये सारी की सारी सामग्रियां अगर प्रकृति ने हमें नहीं दी होती तो क्या हम कुछ चीज का उत्पादन कर सकते थे? प्रश्न हमारा यहां से शुरू हो जाता है। आप देखेंगे हम एक प्रोड्यूसर के रूप में हम करते क्या है? वी create utilities into the existing goods and services to make them more useful for the mankind. प्यारे बच्चों, मिट्टी, रेत नदी के पास पड़ी हुई है, हम उस रेत को उठाकर लाकर अपने घर बना लेते हैं। पेड़ जंगल में पड़े हुए हैं, उनको हम काट करके लाकर फर्नीचर बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? वस्तु का रूप, रंग, आकार, फ्लेवर, टेस्ट, कलर, ये सब बदल करके उसको मनुष्य के लिए और उपयोगी बना देते हैं। तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज इनटू द एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोड्यूसर कौन है? प्रोडक्शन क्या है ये तो बता दिया कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज है, लेकिन उत्पादक कौन है? द पर्सन और द इंस्टीट्यूट्स which uses these inputs gifted by nature or by man-made and convert it into the final goods and services is known as producer. उत्पादक के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे। उत्पादक कौन है? उत्पादक क्या करता है? उत्पादक फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करता है और एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज में वैल्यूज का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, जैसे ही वैल्यू का निर्माण हो गया, अब वो उत्पादन का आउटपुट बन गया। तो आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इज डन बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इज हु इज द प्रोड्यूसर? द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ट्रांसफॉर्म द इनपुट्स इनटू आउटपुट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। अब थोड़ा हम टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आप कह सकते हैं कि अगर हम QX यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो QX इज द फंक्शन ऑफ लेबर, L इज द इंडिकेटर ऑफ लेबर, यूनिट यूज्ड, लैंड, K for capital and R is for raw material, F and PR for fuel and power. So output is the function of these inputs. This is what is called production function. आइए देखते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि QX is requires 2 units of labor and 1 units of capital. प्यारे बच्चों, इसका एक मतलब ये है कि आप अगर QX यूनिट का प्रोडक्शन चाहते हैं तो आपको 2 यूनिट्स ऑफ लेबर की जरूरत पड़ेगी और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी।
यहाँ पे हम कैपिटल उस शब्द को मान रहे हैं जो शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते, लेबर हम उसको मान रहे हैं जो परिवर्तनीय होता है। तो अगर हम इसको ठीक से ध्यान से पढ़ें तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस QX यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स एंड 1 यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। प्यारे बच्चों, ये बताता है कि QX is the maximum unit of output which can be produced by this combination of 2 units of labor and 1 unit of capital. ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बता रहा है, ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं बता रहा है, क्योंकि ना तो इसमें हमने लेबर को वैल्यूएट किया मनी में, ना कैपिटल को वैल्यूएट किया और ना ही हमने आउटपुट को वैल्यूएट किया। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप को बताता है। प्यारे बच्चों, एक और बात है इसमें, ये जो आउटपुट है, ये अगर इसी कॉम्बिनेशन से अलग अलग एंटरप्रेन्योर अलग अलग क्षमता रखते हैं, नेचुरल है, इनबिल्ट कैपेबिलिटी इज आल्सो देयर, मैन मेड कैपेबिलिटी इज आल्सो देयर। तो हर इंडिविजुअल की अलग अलग क्षमता होती है संसाधनों को इस्तेमाल करने की। तो प्रोडक्शन डज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स के साहस पे, एंटरप्रेन्योर्स की विवेकशीलता पे भी उत्पादन निर्भर करता है, ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन मानता है। अगर हम टाइम की बात करें तो समय को अर्थशास्त्र में 2 भागों में बांटा गया है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। Short run is the period in which factors of production can be divided into 2 parts. अल्पकाल वह समय है जिसमें हम उत्पादन के साधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक स्थिर साधन जिनको हम अल्पकाल में बदल ही नहीं सकते, दूसरा परिवर्तनशील साधन जिनको हम अल्पकाल में भी बदल सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये अल्पकाल और दीर्घकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये आपके लिए इसको डिटेल में समझ लेना ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट रन इज द पीरियड व्हेन all the FOPs, all the factors of production are divided into 2 categories, variable and fixed. But however, long run, what is long run? Is a sufficient time when you can change, when an entrepreneur, when a producer can change all the factors of production at the same time. So all the factors of production can be changed in the long run in the same ratio at the same time. तो शॉर्ट रन में 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लॉन्ग रन में एक ही टाइप, सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके महत्व को देखते हुए इसका अंतर भी कर लेना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग हम इसको पढ़ें तो शॉर्ट रन इज ए मार्केट पीरियड, वेरी शॉर्ट टाइम for the producers, whereas long run is a sufficient time when producers can increase or decrease their supply, when they can increase or decrease their all the factors of production as per their requirement. ये टाइम स्लैब, प्यारे बच्चों, ये टाइम स्लैब जो है हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे बिस्किट इंडस्ट्री के लिए जो लॉन्ग रन है, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट रन भी हो सकता है। तो टाइम में हम महीना, दिन या साल नहीं देंगे। एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स ओन टाइम स्लैब, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। The criteria of division is whether you can change, whether the producer can change all the factors of production altogether. If he cannot, that means it is short term for himself. अगर वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समय में बदल सकता है तो वो समय उसके लिए लॉन्ग रन हो जाएगा। नेचर ऑफ इनपुट्स की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन में, प्यारे बच्चों, इसमें फिक्स एंड वेरिएबल इनपुट्स होते हैं, और लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदला जा सकता है। इसके कारण क्या होता है, हमें शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू ए फैक्टर मिलता है और लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। अगर हम आगे बढ़े तो डोमिनेशन की बात अगर हम करते हैं, मार्केट में डोमिनेशन कौन करता है? आप देखेंगे शॉर्ट रन में अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लायर सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, तो डिमांड कर्व इज मोर इफेक्टिव इन फिक्सिंग द प्राइस इन द शॉर्ट रन। लेकिन लॉन्ग रन में आप जितना ज्यादा मार्केट में डिमांड होगी वो उतना प्रोडक्शन कर देगा, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू शॉर्ट रन।
तो लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व इलास्टिक होता है और सप्लायर अपनी सप्लाई, वस्तु की सप्लाई को बढ़ा घटा सकता है, जबकि शॉर्ट रन में वो ऐसा नहीं कर पाता। अगर हम टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो आउटपुट कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग वन टाइप ऑफ फैक्टर। शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स को ही आप बदल करके आउटपुट को बदल सकते हैं, जबकि लॉन्ग रन में आप पूरा अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आप यू कैन एम्प्लॉय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम रेशियो, आप बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सप्लाई कर्व, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सप्लाई कर्व इलास्टिक हो जाती है। अगर हम आगे बढ़े, अब आपके सामने एक स्लाइड फिर आई है। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा एनलार्ज करके दिखाना चाहेंगे। इसमें आप देखिए एक गोडाउन दिख रहा है, आपको फैक्ट्री भी दिख रही है, आपको मशीनें भी दिख रही हैं, आपको ट्रक्स वगैरह चलते हुए गाड़ियां भी दिख रही हैं, आपको एनर्जी के सोर्सेज भी दिख रहे हैं। क्या यहाँ पे उत्पादन हो रहा है? जी नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके लिए श्रमिकों की जरूरत है, उसके लिए फ्यूल एंड पावर की जरूरत है, और उसके लिए जरूरत है कच्चे माल की। अब आप देखिए इसी स्लाइड के अंदर हम आते हैं तो इसमें 4 अलग अलग चीजें हैं। जो हरे रंग की स्लाइड है वो बताती है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास फैक्ट्री है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास बड़े बड़े सारे के सारे कारखाने में जो काम होते हैं वो सब चीजें हैं, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परिवर्तनशील साधन इसके अंदर नहीं है। अब परिवर्तनशील साधन कौन है? ये मैंने बताया, लेबर की आपके सामने, ये मैंने आपको तो फ्यूल एंड पावर जो आपको यूज करना है, आपके पास कच्चा माल होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अब यहाँ हमने एक इंट्रोड्यूस कर दिया धीरे से एक शब्द, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स का। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया ये फिक्स्ड फैक्टर है और ये सारे वेरिएबल फैक्टर है। आइए देखते हैं ये कैसे। अगर हम टाइम के बेस पे देखें तो फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स में कई विशेष अंतर पाए जाते हैं। जहां तक फिक्स्ड फैक्टर्स है, शॉर्ट रन में उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। आप एक नई जमीन नहीं ले सकते, आप बड़ी मशीन नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप परमानेंट स्टाफ नहीं एम्प्लॉय कर सकते। ये सारे फिक्स फैक्टर्स हैं जो कि शॉर्ट रन में आप बदल नहीं सकते। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाना होगा, क्योंकि स्थिर साधन कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। इसका क्या मतलब है? मैंने अभी कंक्लूजन बताया, टू इंक्रीज प्रोडक्शन यू हैव इन द शॉर्ट रन यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू डिपेंड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। अगर हम नेचर की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट जो है, अगर उत्पादन शून्य है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। अगर आप पीछे वाली स्लाइड में जाएं, यहाँ उत्पादन शून्य है तो इसका मतलब उन्होंने लेबर नहीं लगाया है, उन्होंने उनके पास कच्चे माल पे खर्चा नहीं किया, उन्होंने फ्यूल एंड पावर पे खर्चा नहीं किया। तो ये तीनों चीजें पे खर्चा नहीं हुआ है तो आउटपुट जीरो है। तो जीरो आउटपुट पे ये तीनों का टोटल जो अमाउंट स्पेंट ऑन दिस वेरिएबल फैक्टर इज आल्सो जीरो। लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको लैंड अक्वायर करना होगा, आपको बिल्डिंग बनानी होगी, आपको मशीनें खरीदनी होगी, आपको परमानेंट स्टाफ रखने होंगे जरूरत के हिसाब से। तो दूसरा चेंज हमने बताया कि इट वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, हाउएवर फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर जीरो होगा तो आप इसका मतलब इकोनॉमिक्स में अभी आप प्रोडक्शन में घुसे नहीं है, और अल्टीमेटली फिर आपको इसका मतलब है कि एक और खासियत इससे ये निकल रहा है कि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहता है, जीरो पे भी रहता है लेकिन वो फिक्स्ड अमाउंट रहता है और दैट कैन नॉट बी चेंज। एज ए रिजल्ट वी गेट ए पैरेलल लाइन, टीएफसी कर्व इज ए पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्यारे बच्चों, हम क्लियरली आपको बताना चाह रहे हैं, रॉ मटेरियल कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, casual labor can be changed in the short run, fuel and power can be depending upon the need of our industry। हम इसको बढ़ा घटा करके अपने उत्पादन को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन हम लैंड को बढ़ा घटा नहीं सकते। लैंड इज ए फिक्स फैक्टर, आप देखेंगे बिल्डिंग इज ए फिक्स फैक्टर, मशीनरी इज ए फिक्स फैक्टर एंड परमानेंट स्टाफ इज ऑल्सो ए फिक्स फैक्टर। प्यारे बच्चों, परमानेंट स्टाफ
एंड कैजुअल लेबर में बेसिक अंतर यही होता है कि कैजुअल लेबर को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन परमानेंट स्टाफ को अल्पकाल में बदल नहीं सकते, बढ़ा घटा नहीं सकते। अब फिक्स फैक्टर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन वेरिएबल वन, ये भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स बढ़ाना घटाना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस प्रोडक्शन में कौन कौन से टर्म्स यूज हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें टोटल प्रोडक्ट की बात आती है। उससे पहले हमें प्रोडक्शन किसे कहते हैं मैं आपको बताया। प्रोडक्शन के बाद अब आपको मैं बता रहा हूँ कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। इफ यू मल्टीप्लाई यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स यूज्ड, यहाँ हमने लेबर वर्ड यूज किया क्योंकि सरलता है समझने के लिए, बट यू हैव टू यूज हियर नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यूज्ड इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ लेबर को आप कैसे मापते हैं, नंबर ऑफ लेबर से या नंबर ऑफ वर्किंग आवर से? सो लेबर आवर एक कॉन्सेप्ट है, number of labor hour used into quantity produced is nothing but total product. So we can define total product as a product of labor or the variable factors used into quantity produced. आगे हम बढ़ेंगे तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज करने जा रहे हैं वो है औसत उत्पादन का। एवरेज प्रोडक्शन इज नथिंग बट टोटल प्रोडक्शन बाय लेबर, दैट इज वेरिएबल इनपुट्स। सो एवरेज प्रोडक्शन is the quotient of total production by number of variable hours, variable inputs used. तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे अपने अभी एनालिसिस में वो है मार्जिनल प्रोडक्ट का। मार्जिनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट नेट एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट which is observed by employing an additional unit of labor और variable inputs। जैसे ही हम किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं हमारा कुल उत्पादन बढ़ता है। तो एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करने से कुल उत्पादन में जो हुई शुद्ध वृद्धि है वो हमारा सीमांत उत्पादन कहलाती है। प्यारे बच्चों, ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर यूनिट्स या वेरिएबल इनपुट्स आप यूज कर सकते हैं। तो लेबर यूनिट्स मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल factors employed. So प्यारे बच्चों, once again total marginal product is nothing but total product from nth unit of the labor minus total product from n minus 1th unit of the labor. That means net addition to the total product which we observe by employing the last unit, the net last unit of the variable factors. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। Laws of returns to a factor, that means laws of returns to variable proportions। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि why to a factor only? Laws of returns का मतलब है जब आप इनपुट को बढ़ाएंगे तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन ये हम रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्यों कह रहे हैं, यहाँ हम ए फैक्टर क्यों कह रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, अल्पकाल में हम एक ही टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल रहे हैं, हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बदल रहे। That's why the returns which we get in the short run by employing additional unit of one type of factors of production, that is variable, we get the returns is known as returns to a factor। क्योंकि हमने एक ही तरीके के उत्पादन के साधन को बदला, इसलिए हमें साधन के प्रतिफल का नियम प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर्स का एक एडिशनल यूनिट लगाते हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल में जो रिलेशन है, जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, वो बदल जाता है। तो रेशो के बदलने के कारण हमें रिटर्न मिल रहा है, इसलिए हम इसे लॉज ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। आइए इसको थोड़ा और समझें ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। यहाँ देखिए, हम सबसे पहले आरंभिक स्थिति में दिखाते हैं, अर्लियर सिचुएशन में, कि लेबर एक यूनिट है और कैपिटल एक यूनिट है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? एक यूनिट लेबर, एक यूनिट कैपिटल लगाया, आपने एक सर्टेन यूनिट ऑफ आउटपुट प्राप्त किया, और अब रेशो क्या है? 1:1 बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। अभी क्या हुआ? उसी मशीन पे, उसी कैपिटल पे आप एक
दो एक और लेबर लगा देते हैं। अब लेबर तो हो गया 2 और कैपिटल है सेम। अब आपका रेशियो क्या होगा और आपका आउटपुट भी बदल जाएगा। ये रेशियो बदला है, ये प्रोपोर्शन आपका बदल गया है, जिसके कारण आपका आउटपुट बदल गया है। इसलिए अल्पकाल में हम में जो रिटर्न्स मिलता है उसको हम रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वी आर चेंजिंग ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Why it is considered as returns to variable proportions? Because we are varying the ratio between fixed and variable factors. That's why we get output. तो ये आउटपुट में जो चेंज हुआ है वो एक फैक्टर के कारण हुआ और इसलिए हम उसे उत्पादन के प्रतिफल, साधन के प्रतिफल का नियम कहते हैं। और रेशियो के बदलने के कारण हुआ फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स का, इसलिए हम इसे परिवर्तनशील अनुपात के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम बताएं कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, हम आपको इसकी कुछ मान्यताओं के बारे में बताना चाहें। सबसे पहली मान्यता तो इसकी है, ये शॉर्ट रन से संबंधित है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बदल जाते हैं। आपकी इंडस्ट्री, अगर आपके प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है, आप नया प्लांट लगा सकते हैं, नई मशीनें खरीद सकते हैं, नई जमीन खरीद सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट रन, ये जो आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर की बात है या वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन से संबंधित है। लॉन्ग रन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्यारे बच्चों, एक और खासियत ये है कि ये सारे फिक्स फैक्टर्स पे लागू होता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे मशीनरी हो, उत्पादन पे स्थिर साधनों पर ये नियम लागू होता है, ऐसा मान्यता है। तीसरी खासियत इसकी है कि इसका संबंध प्रोडक्शन से है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या बिजनेस से नहीं है। तो लॉज ऑफ रिटर्न्स आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्रोडक्शन, नॉट ऑन अदर थिंग। एक्सक्यूज मी। All variable factors are equally productive. प्यारे बच्चों, all the factors of production are equally productive, ऐसा इसकी मान्यता है, जिसके अनुसार कि उत्पादन के जो साधन है वो समान रूप से उत्पादन की क्षमता रखते हैं, परिवर्तनशील साधन। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी इसकी मान्यता है कि टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर की अगर हम बात करते हैं और डायग्राम्स ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। डायग्राम्स हमने जानबूझकर अपने हाथ से इसको बनाया हुआ है ताकि इसमें कोई एरर ना हो और मुझे खुद को संतुष्टि मिले। वास्तव में सबसे पहले अगर हम कल्पना करते हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं और हमने प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया, हमने कमरे का किराया दे दिया और एक कमरा भी खरीद लिया, स्थान भी ले लिया और साथ ही हमने एक वॉचमैन भी रख दिया। ये सारी चीजें हमने, अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ, कैपिटल हमने मान लिया कि आ चुका है, लेकिन लेबर 0 है तो प्रोडक्शन भी 0 है। लेकिन जैसे ही लेबर आता है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। टोटल प्रोडक्शन देखिए आप, टोटल प्रोडक्शन आपका 10 यूनिट है और उत्पादन इसके साथ देखिए, जब लेबर आप बढ़ता है 1 यूनिट से 2 यूनिट, नेचुरल उत्पादन भी आपका बढ़ता है। आरंभ में क्या होता है, जैसे ही हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते हैं, हमें जो आउटपुट मिलता है, टोटल आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर 1, जैसे ही नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ते हैं तो वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क होता है और डिवीजन ऑफ वर्क होते ही उसमें से स्पेशलाइजेशन होता है। हर कारीगर अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाता है, वेस्टेजेस कम होती हैं, गलतियां कम होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। इसके साथ ही दूसरी और खासियत है, जो फिक्स फैक्टर्स की कैपेसिटी है, मशीन का और अधिक इस्तेमाल होता है। आप कल्पना कीजिए, प्रिंटिंग प्रेस में कम लेबर हैं, मशीन आपकी, अगर वो लेबर लगा हुआ है कंपोजिंग में, प्रूफ रीडिंग में, तो मशीन तो बंद रहेगी, कमरा तो वही है। लेकिन जैसे जैसे श्रमिक बढ़ेंगे, हर काम अलग अलग आदमी करने लगेगा और मशीन भी, एक आदमी मशीन पे काम करेगा तो मशीन भी लगातार काम करती रहेगी। तो capacity of fixed factors can better be utilized if there are sufficient number of laborers. ये आपका तभी फायदा होगा जब आपको नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाएंगे। तो आरंभ में जब हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एट द सेम टाइम एपी और एमपी, मैंने अभी आपको बताया था
एपी जो एवरेज होता है, एवरेज का मतलब टोटल, आप देखिए इसमें अगर हम टोटल 10 को 1 से भाग दे दें लेबर से तो आपका 10 आ जाता है, अगर 30 को 2 से भाग दे दें तो आपका 15 आ जाता है। तो एपी इज इक्वल टू टीपी बाई एल। और एमपी की हमने आपको बताया था कि अगर 0 लेबर है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात ही नहीं उठती है, क्योंकि लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का तो संबंध ही लेबर से है, वेरिएबल फैक्टर्स से है। तो जैसे ही पहला लेबर लगाया जाता है टोटल उत्पादन 10 इकाई हो जाता है। तो ये अगर आपका टीपीएन है तो ये टीपीएन -1 हो जाएगा, और 10 में से 0 गया तो ये आपका 0 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे ही आपका ये 2 सेकेंड यूनिट लगाया जाता है आप देखेंगे एमपी में भी वृद्धि होती है। अगर हम इसको डायग्राम से देखना चाहें तो आप देखिए यहाँ टीपी का वक्र जो है, सबसे पहले आप देखिए ये ब्लू कलर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहले पूरा डायग्राम देख लीजिए, फिर हम इसको और रिजोल्यूट करेंगे। 0 पे टीपी आपका 0 है, यहाँ देखिए, और जैसे ही 1 इकाई ऑफ लेबर लगता है टोटल प्रोडक्शन आपका 10 हो जाता है। देखिए 1 और 10 हो गया, ये यहाँ थोड़ा हम बड़ा करके दिखा देते हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए 2 इकाई का होते ही आपका ये टोटल प्रोडक्शन सीधा शूट अप करके 30 हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये नीले रंग का कर्व टीपी का इंडिकेटर है, और इसके बाद आप देखिए एपी और एमपी भी बढ़ते हैं। एपी की बात क्या है, जब आप पहला लेबर लगाते हैं तो एपी 10 है, यहाँ देखिए पहला लेबर लगाया तो आपका एपी 10 है, और उसके बाद जब दूसरा लेबर लगाया तो एपी आपका, दूसरा लेबर लगाते ही एपी 15 हो गया। तो आपको ये आपका 2 और 15 का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से एमपी भी बनता है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, नंबर 1, दैट मीन्स एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड एपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इससे एक और खासियत हमें पता चल रही है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन एमपी इज हायर। आप देखिए एमपी 10 की जगह ये सीधा 20 हो गया, और ये 10 से 15 हुआ। तो रेट ऑफ चेंज इन एमपी इज ऑलवेज हायर, इसलिए एमपी एपी के ऊपर होगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर की अवस्था में। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर की अवस्था में टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, नंबर 1। नंबर 2, एपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेस, ये भी खासियत है। तीसरी बात है एमपी इज हायर देन एपी because rate of change in MP is always higher than the rate of change in AP. तो रेट ऑफ चेंज इसका ज्यादा है, इसलिए ये उसके ऊपर होगा। ये ऐसा मिलता क्यों है, ये मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क होता है। जैसे हम श्रमिकों की संख्या लगाते हैं कार्य का बंटवारा होता है, हर व्यक्ति अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाता है, वेस्टेजेस कम होती हैं, इससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो क्षमता है आपके फिक्स फैक्टर्स का, मशीनरी का, कमरे का, इन सब का आप बेहतर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका आउटपुट बढ़ता है। इसके अलावा एक और चीज है सुपरवाइजरी वर्क। नेचुरल है, जब आपके पास कई वर्कर होंगे तो एक सुपरवाइजर भी होगा जिसका काम ही क्वालिटी कंट्रोल होगा, जिसका काम ही हर श्रमिक से काम लेना होगा। तो इससे भी आपका उत्पादन बढ़ता है। तो इन द बिगनिंग वी गेट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। मैंने आपको बता दिया है कि टू ए फैक्टर क्यों है ये। अब आपको हम बता रहे हैं इंक्रीजिंग का मतलब क्या है और इंक्रीजिंग क्यों होता है। इंक्रीजिंग इसलिए है क्योंकि एपी और एमपी दोनों तेजी से बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है ये आपको मैंने डिवीजन ऑफ वर्क के रूप में बताया, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स कैपेसिटी के बारे में बताया, इसके अलावा सुपरवाइजरी वर्क के कारण बताया। प्यारे बच्चों, जब हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो हमारी कंपनी, हमारी फर्म, हमारी प्रोडक्शन यूनिट सेकेंड स्टेज में गुजरती है। सेकेंड फेज में क्या होता है, अभी टीपी आपका बढ़ेगा, टीपी इंक्रीजेज, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज उसका कम हो जाता है। when we talk about rate of change in TP, that means rate of change in TP is also considered as marginal productivity, MP को भी हम कह सकते हैं। आप देखिए जैसे हमने तीसरे के बाद चौथा पांचवा लेबर लगाया तो उसका टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है। देखिए दूसरे में क्या था, दूसरे में जब हमने लगाया था तो हमारा टोटल प्रोडक्शन 30 था, अब तीसरा जब हमने लगाया टोटल प्रोडक्शन 45 हो गया। उसी चार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका डायग्राम बिल्कुल 3 अलग अलग फेज में अलग अलग पहले से बन जाए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
तो सेकंड फेज में क्या हो रहा है, टीपी बढ़ेगा लेकिन एमपी कम होगा और एपी भी उसी के हिसाब से कम होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन एमपी इज ऑलवेज हायर। अब आप देखिए यहां भी हायर ही है, तेजी से चेंज हो रहा है और इसके कारण अब क्या होगा, एमपी एपी के नीचे चला आएगा। तो इसकी एक और खासियत है इसी स्टेज की प्यारे बच्चों कि टीपी यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। इसके बाद जहां टीपी मैक्सिमम पे पहुंचेगा वहां एमपी का मान 0 होगा। प्यारे बच्चों देखिए इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपका टीपी वक्र है। सबसे पहले 3 यूनिट होने पर 45 है, उसके बाद 4 यूनिट होने पर 52 है और ये 5 यूनिट होने पर भी 52 है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं, इस देखिए इस स्थिति में जहां ये 52 है, जहां ये 52 है, तो वहां पे एमपी का मान आप देखेंगे 0 हो जाएगा। तो इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एमपी एपी के नीचे आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये सेकंड स्थिति ऐसी स्थिति है जहां पे हर कोई फर्म, हर कोई उत्पादन यूनिट रहना चाहती है क्योंकि यहाँ पे उसका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। अगर हम आगे बढ़ें तो आपके सामने तीसरा फेज आएगा, श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिला, दूसरे में आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिला। वाई डिक्रीजिंग? क्योंकि इसमें टीपी बढ़ तो रहा है, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए दर से। देखिए एमपी घट रहा है, एपी घट रहा है, ये इसकी खासियत है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हम रीच कर चुके हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में जो अनुकूलतम संयोग है वो हम अचीव कर चुके हैं। अब आगे चलकर सीमांत उत्पादकता 0 होने वाली है, यहाँ 0 हो जाएगी। सेकंड स्टेज यहीं आके एंड होता है जहां पे सीमांत उत्पादकता 0 हो जाती है। प्यारे बच्चों सीमांत उत्पादकता 0 होने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आपने देखा होगा खेतों में एक परिवार के सारे सदस्य किसी ना किसी रूप में एक छोटे से खेत के टुकड़े में लगे रहते हैं। अगर हम उसमें से कुछ लोगों को वहां से निकाल दें और उनको कहें जाओ शहर में रहो, तो क्या खेत का उत्पादन घट जाता है? नहीं घटता, कई बार तो ये बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में उन लोगों का जो उत्पादकता थी उस खेत में 0 थी, लगे रहते थे काम में, कुछ ना कुछ लगे रहते थे, लेकिन वास्तव में उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज पर्संस पर, इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों अगर हम श्रमिकों को लगाते जाएं तो आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन अब नेगेटिव, अब घटने लगेगा। टीपी वक्र देखिए, ये टीपी वक्र आपका डाउन हो रहा है। इस केस में क्या होगा, एपी भी डाउन होगा और एमपी जो है नेगेटिव हो जाएगा। जी हाँ, एमपी अब नेगेटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? आप देखिए धीरे धीरे लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगते हैं। जब जरूरत से ज्यादा श्रमिक आपके कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के लिए, उत्पादक के बजाय एक दूसरे के लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाते हैं और आपके उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। प्रश्न ये है कि हम नेगेटिव रिटर्न्स हमें क्यों मिलता है? व्हाई डू वी गेट लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर? एक्चुअली सबसे पहली बात तो है कि जो क्षमता है फिक्स फैक्टर्स की क्षमता का एक्सेसिव यूज हो रहा है। प्यारे बच्चों जरूरत से ज्यादा श्रमिक लगे हुए, मशीन की भी एक क्षमता होती है, उस बिल्डिंग उस रूम की भी एक क्षमता होती है। आप देखिए अगर जरूरत से ज्यादा लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं तो वो उत्पादन करने के बजाय उसको डिस्टर्ब ही करेंगे और मशीन में तोड़फोड़ ही होगी। धीरे धीरे मशीन भी डेप्रिशिएट बहुत तेजी से हो जाएगी और आपको मशीन शॉर्ट रन में भी बदलनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं। प्यारे बच्चों ज्यादा श्रमिक जब होते हैं तो सुपरवाइजरी प्रॉब्लम्स भी होती है। सुपरवाइजर का मतलब है भाई वो अपना काम देखता है, वो ड्यूटी के रूप में देखता है। और नाउ देयर इज अ बिग गैप बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स। ओनर्स में और वर्कर्स में बहुत कम गैप रहे, मतलब एक गैप आ जाता है कि बिलोंगिंगनेस उसका कि भाई ये मेरी कंपनी है, मेरा फर्म है, ये कम हो जाता है क्योंकि अब बहुत सारे एम्प्लॉय हो गए हैं। तो इसलिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उससे कम हो जाता है, जिसके कारण भी उत्पादकता डाउन होती है। प्यारे बच्चों लेबर यूनियन एक बड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि तमाम लेबर है, उनको सही समय पे सही उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया तो हड़ताल के रूप में या और डैमेज के रूप में
सामने आती है। इसलिए हम थर्ड फेज में लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स देखते हैं। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिया, उसके बाद लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स दिया, और लास्ट में अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक अगर जरूरत से ज्यादा श्रमिक किसी भी काम पे लगेंगे तो काम का तो बैंड ही बजना है, काम वास्तव में नहीं होना है। दिस इज नथिंग बट द इंडिकेटर ऑफ व्हाई डू वी गेट लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में। ये क्या होते हैं, वास्तव में इनका हम क्या रिलेशन पाते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले टीपी बढ़ रहा है, पहली स्टेज में टीपी बढ़ता है, एपी और एमपी भी बढ़ता है। रेट ऑफ इंक्रीज इन टीपी इज हायर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब टीपी बहुत तेजी से बढ़ता है। ये पहला स्टेज है, इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर कहते हैं। दूसरी स्टेज में अगर आप देखेंगे टीपी बढ़ता तो है, टीपी बढ़ता तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट पे, यानी एपी और एमपी में गिरने की टेंडेंसी आ जाती है। ये आपका सेकंड स्टेज है। इसी स्टेज में एमपी मैक्सिमम होता है और इसी स्टेज में टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य पे पहुंच जाता है। दिस इज द आइडियल स्टेज in which every industry, every firm, every production unit would like to stay. थर्ड स्टेज है आपका जो कहते हैं जिसमें हम टीपी गिरना कम होना शुरू हो जाता है ऐसे, और इस केस में एमपी और एपी भी कम होने लगता है। तो ये आपका टीपी एपी एमपी का रिलेशनशिप है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम चाहेंगे आपको एपी और एमपी का रिलेशन भी पूछा जाता है परीक्षा में। इसके अलावा आपको एपी और एमपी में रिलेशन क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। प्यारे बच्चों, आप देखिए एमपी पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट या डिमिनिशिंग हो रहा है, उसके बाद फिर नेगेटिव हो रहा है। यही रिलेशनशिप आप एपी में भी देखेंगे, यानी ये अंग्रेजी के यू आकार के होते हैं लेकिन उल्टे होते हैं, जस्ट ऐसे। देखिए अब इसकी कुछ और खासियत है। यहां पे आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे कि सबसे पहले देखिए एमपी एपी को उसके मैक्सिमम स्टेज पे, मतलब जब एपी हाईएस्ट होता है तब एमपी उसको इंटरसेक्ट करता है। दूसरा संबंध आप देखेंगे पहली स्टेज में जब एपी और एमपी बढ़ रहे होते हैं तो एमपी एपी के ऊपर है, और जब घट रहे होते हैं तब आप देखेंगे एमपी एपी से नीचे चला जाता है। और तीसरी इसकी खासियत है कि एमपी विल इंटरसेक्ट एपी एट इट्स हाईएस्ट स्टेज। एक और अंतर है कि एमपी कैन बी नेगेटिव बट एपी कैन नॉट बी। एपी कैन नॉट बी क्यों? क्योंकि अगर टोटल प्रोडक्शन जीरो है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं गया और अभी प्रोडक्शन में, इकोनॉमी में वो फर्म नहीं आई है। जबकि एमपी इज द मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर विच कैन बी नेगेटिव, विच कैन बी जीरो ऑल्सो। प्यारे बच्चों, अगर हम टीपी और एपी और एमपी इन तीनों का संबंध एक साथ देखते हैं तो आप देखेंगे पहली स्टेज में तीनों बढ़ रहे हैं जबकि 2 इकाई तक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में यहाँ आके समाप्त होती है जबकि उसकी उत्पादकता शून्य हो जाती है, और सीमांत उत्पादकता जहाँ शून्य होती है वहीं पे कुल उत्पादकता अधिकतम होती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि फर्म तीसरी स्थिति में चली जाती है और इस तीसरी स्थिति में आपको दिखाई पड़ता है कि टीपी कम हो रहा है, एपी भी कम हो रहा है और एमपी ऋणात्मक हो गया। तो 3 लॉज ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर के कारण दो तीनों सबसे पहले तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेज में टीपी बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है, एपी और एमपी में गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है। और तीसरी स्टेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, शून्य के बाद वो ऋणात्मक होने की प्रवृत्ति रखती है। ये है तीनों का संबंध। ये डायग्राम हमने खुद इसीलिए बनाया क्योंकि ताकि एरर फ्री रहे और आप इसका इस्तेमाल कर सकें। अब आइए लॉन्ग रन क्या होता है। ये तो हुआ अल्पकाल। अल्पकाल में हम एक ही तरीके के उत्पादन के साधनों को बदलते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साथ बदले जा सकते हैं।
पूरा का पूरा स्केल, पूरा का पूरा पैमाना ही बदला जाता है। एक लेबर एक कैपिटल के बजाय 2 लेबर 2 कैपिटल यूज हो सकते हैं। आप अपने फर्म का, अपने उत्पादन इकाई का नया ब्रांच भी खोल सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में हमें रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। Returns to variable proportions, yeah, returns to a factor is obtained in the short run. However, we get law of returns to scale in the long run. और ये returns to scale in the long run जो मिलता है वो economies and diseconomies of scale के कारण मिलता है। economies और diseconomies, जी हाँ बच्चों, what are economies? एक्चुअली में जब हम अपने फर्म का, अपने उद्योग का स्केल बढ़ाते हैं, हम बड़ी कंपनी बनते हैं, हमारी कई ब्रांचेस वाली फैक्ट्री बनती है, तो उससे हमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल एडवांटेजेस मिलते हैं। These internal and external advantages are known as economies of scale. जैसे ही हम अपना स्केल बढ़ाते हैं, उस स्थिति में हम देखते हैं कि हमें कुछ डिसएडवांटेज भी मिलते हैं, जिसे हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। अब इंटरनल फायदे क्या है, इंटरनल एडवांटेज क्या है? डिपार्टमेंटेशन हो जाता है फर्म का। Internal advantages are those advantages which we get from and within the firm itself. प्रोडक्शन यूनिट के अंदर से ही फायदे मिलते हैं। जैसे अब जब हमारा उत्पादन का स्केल बढ़ा, कई तरीके के डिपार्टमेंट हो गए, हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो गया। फाइनेंस वाले फाइनेंस देख रहे हैं, सेल्स वाले सेल्स देख रहे हैं, और रॉ मटेरियल परचेज करने वाले रॉ मटेरियल देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको विद इन द फर्म सारे के सारे एफिशिएंट हो जाते हैं, आपके यहाँ उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसी तरह जब आपकी फैक्ट्री बड़ी हो जाती है, कई ब्रांचेज हो जाते हैं, तो जहां आपकी फैक्ट्री बढ़ती है वहीं पे लोग बैंक खुलने शुरू हो जाते हैं, वहां पे सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं, कच्चा माल वाली फैक्ट्रियां भी वहीं बनने लगती हैं कि भाई चलो यहीं से बेच करके, यहीं से प्रोडक्शन करके यहीं से हम इनको बेच देंगे, क्योंकि आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्री में भी इनपुट फॉर अनदर इंडस्ट्री। तो इस तरीके से देखेंगे आप, इंटरनल फायदे मिले, कुछ एक्सटर्नल फायदे मिले। इसी तरह जब आपकी कंपनी बड़ी होती है तो आपको कुछ डिसएडवांटेज भी मिलता है, विद इन द फैक्ट्री भी मिलता है, विद इन द फर्म भी मिलता है, और आउटसाइड द फर्म भी मिलता है। विद इन द फर्म आपको जो फायदे मिलते हैं वो क्या है, आप देखेंगे कि अब विद इन द फर्म आपको जो नुकसान होता है वो अब हमें बताना है क्या होता है। एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है, सुपरवाइजरी वर्क पे, सुपरविजन पे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, बिलोंगिंगनेस कम हो जाता है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि डिले इन वर्क, लैक्सिटी आ जाती है, क्वालिटी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज भी आपको मिलती हैं। ये एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या है? ऐसे नुकसान जो आपके उत्पादन इकाई के बड़े होने के कारण हो रही है समाज को, इनको हम सोशल कॉस्ट भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपकी फैक्ट्री के कारण पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, अब आपकी फैक्ट्री के कारण स्लम एरिया से संबंधित परेशानियां ज्यादा हो रही है, अब आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री के कारण वहां पे क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, गैम्बलिंग हाउसेस चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपके उत्पादन क्षेत्र के अक्सर वहां पे पाया जाता है। आप देखिए जितने भी डेवलपिंग एरिया अथॉरिटीज हैं, वास्तव में नोएडा जैसे सेंटर में भी ये सब शुरू में हमें वहां पे झेलना पड़ा था। जैसे जैसे उत्पादन इकाइयां बढ़ती हैं, झुग्गी झोपड़ी से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और इनका स्कूलिंग से समस्या, इनकी हेल्थ से समस्या, ये सारी चीजें सोशल कॉस्ट है, सोशल डिसइकोनॉमीज है, जो आपके उद्योग के कारण होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हम अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हमें इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज मिलती हैं। इकोनॉमीज आर एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस and diseconomies are disadvantages of large scale business. Economies can be classified into internal economies and external economies of scale. Similarly, we can classify the diseconomies also as internal diseconomies and external diseconomies. अगर हम इसके आगे बढ़े तो यहां भी हमें 3 फेज मिलता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। पहले केस में हम देखेंगे कि इकोनॉमीज ज्यादा है डिसइकोनॉमीज से, दूसरे केस में हम देखेंगे इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज के बराबर है। यानी कि पहले केस में हमें जो रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा है, उसका कारण है कि
इकोनॉमीज यानी बेनिफिट्स हमारे एडवांटेजेस हमारे लार्ज स्केल होने का हमें ज्यादा मिल रहा है डिसएडवांटेजेस की तुलना में, इसलिए हमारा जो रिटर्न्स है वो कॉस्ट के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ता है। दूसरी स्टेज में आप देखेंगे दोनों बराबर हो जाती हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स मिलता है। तीसरी स्टेज में अगर आप देखेंगे तो डिस इकोनॉमीज अब ज्यादा हो जाएंगी, ये एरो थोड़ा रिवर्स कर लीजिएगा। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से इसलिए आपको लॉसेस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेगा, लॉस जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रोडक्शन के एंगल से देखना होगा। प्यारे बच्चों, यहां हमारा उत्पादन नाम का चैप्टर क्लोज होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट को लेकर के। व्हाट इज कॉस्ट? प्यारे बच्चों, अभी आपने वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, फिक्स फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, फैक्टर इनपुट के बारे में पढ़ा, नॉन फैक्टर इनपुट के बारे में पढ़ा। तो जब भी एक उत्पादक को उत्पादन करना होता है तो निश्चित है उनको इन साधनों को हायर करना होता है, श्रमिकों को लगाना होता है, उनको वेजेज एंड सैलरीज देनी है, जमीन जिससे उसने किराए पे लिया उसको रेंट देना है, भूमि परचेज करनी है या इमारत बनानी है, मशीनें उसे खरीदनी है, कच्चा माल उसे खरीदना है, फ्यूल एंड पावर पे खर्चा करना है। Yes, the amount to be spent on factor and non-factor inputs is known as cost of production. Cost of production कितने प्रकार का होता है ये आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला होता है मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट। प्यारे बच्चों, मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट, द अमाउंट टू बी paid in the form of money to other factors of production for using their factor services are known as money cost. मौद्रिक लागत उस लागत को कहते हैं जब भी हम उत्पादन के साधनों और गैर साधनों को हायर करते हैं उत्पादन के लिए, उनको भुगतान किया जाता है और मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है। इनको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, स्पष्ट लागत भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से इसे दिखाई जा सकती हैं, अकाउंट बुक में लिखा जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक डेबिट कर रहा है दूसरे क्रेडिट कर रहा है, सैलरी वो उत्पादक भुगतान कर रहा है और कर्मचारी को पैसा मिल रहा है। तो मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ऑलमोस्ट ये सब सेम ही है आप क्लास 11 के स्टैंडर्ड पे। अगर हम आगे बढ़े तो रियल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? प्यारे बच्चों, जब एक उत्पादक ये सोचता है, परिकल्पना करता है कि उसको एक उद्योग लगाना है, उसको कुछ उत्पादन करना है, तो सबसे पहले वो अपनी जमीन का हिस्सा देता है, अपनी पूंजी को उसमें डालता है, अपना श्रम भी उसमें डालता है और इसके अलावा वो अपनी तमाम मानसिक परेशानियां, चिंताओं को भी उसमें डालता है। क्या इन सब चीजों को हम मुद्रा में माप सकते हैं? जी नहीं, मुद्रा में इन सबको मापना संभव नहीं है। The real efforts, the mental tension, the rent for owner's own building, the wages and salaries of his own efforts cannot be measured exactly in terms of money. तो इन सबको हमने रियल कॉस्ट कहा है, वास्तविक लागत कहा है। वास्तविक लागत उन लागतों को कहते हैं जो कि उत्पादक अपने संसाधनों को प्रयोग करने के लिए लगाता है, उत्पादक को होने वाली मानसिक परेशानियों के लिए इवेल्युएट किया जाता है, उत्पादक का अपना जो पूंजी लगी है उसके लिए वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। ये सारी चीजें वास्तविक लागत होती हैं। इनको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, अस्पष्ट लागत, क्योंकि इनको हम स्पष्ट रूप से अकाउंट बुक में हम लोग सक्षम नहीं है कि इसको हम दिखा सकें कि कितने रुपए का टेंशन उसे हुआ। प्यारे बच्चों, एक कर्मचारी है, वो 6 घंटे 8 घंटे जाके फैक्ट्री में काम करता है, वापस आके वो अपना समय परिवार को देता है। लेकिन क्या उत्पादक भी, क्या प्रमोटर भी, क्या मालिक भी ऐसा कर सकता है? जी नहीं। वो तो रात को सोते हुए भी सोचता है कल बिजनेस मीटिंग किससे करनी है, कच्चा माल कहाँ से खरीदना है, बेचना कैसे है, कहाँ से व्हीकल आएगा, कहाँ से क्या आएगा, तो ये सब वो सोचता रहता है। इस सब चीजों को हम मुद्रा में माप नहीं सकते, इसलिए हमने इसको रियल कॉस्ट के रूप में कहा है। इसको हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा है, क्योंकि बियर तो करना है बट कैन नॉट बी शोन, कैन नॉट बी मेक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी, एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट आल्सो। इसके बाद एक और चीज आपके यहाँ जो मुख्य है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
प्यारे बच्चों, अवसर लागत उस लागत को कहते हैं, एक संसाधन के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग है। भूमि का एक टुकड़ा ले लीजिए, उस पे आप घर बना सकते हैं, उस पे आप दुकान बना सकते हैं, उस पे आप खेती कर सकते हैं, उस पे स्कूल बना सकते हैं। तो एक भूमि के टुकड़े में बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आप उसका प्रयोग कहाँ करें। अगर आपका उद्देश्य लाभ है तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम लाभ जिस भी यूज में है आप उस जमीन का इस्तेमाल उसी में कर देते हैं। अब बाकी उसके विकल्पों को, वैकल्पिक प्रयोगों को त्यागना पड़ता है। अब बाकी वैकल्पिक प्रयोगों को आप त्याग रहे हैं, और अगर बाकी वैकल्पिक प्रयोगों को आप त्यागते हैं तो त्यागे जाने वाले बेस्ट विकल्प को हम अवसर लागत कहते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव use of the resource to be sacrificed in order to get the present use of a factor of production that is fixed. प्यारे बच्चों, कॉस्ट को हम शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट में भी बदल सकते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में मानते हैं, और लॉन्ग रन कॉस्ट को हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट के रूप में पढ़ते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, द अमाउंट to be spent on fixed factors of production in the short run is known as fixed cost. स्थिर लागत वह राशि है जो हम अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों पर व्यय करते हैं। नेचुरल है, जब साधन की संख्या ही नहीं बदल सकते तो उन पे की जाने वाली राशि कैसे बदलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहली खासियत है द अमाउंट बीइंग स्पेंट ऑन मशीनरी एंड प्लांट, इसको शॉर्ट रन में हम नहीं बदल सकते। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अल्पकाल में नहीं बदल सकते, कोई लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स फैक्टर्स है। लाइसेंस फी प्यारे बच्चों, ये भी फिक्स फैक्टर्स है, क्योंकि ये एक बार ही दिया जाता है, और अगर आपको उत्पादन में जाना है तो आपको लाइसेंस फी देनी ही पड़ेगी, और ये स्थिर लागत मानी जाती है। वेजेस एंड सैलरीज टू परमानेंट सिस्टम, मैंने आपको बताया था वहाँ फिक्स फैक्टर्स में परमानेंट एम्प्लॉय को किया जाने वाला भुगतान, वहां पे हमने परमानेंट एम्प्लॉय कहा था, यहाँ उनको किया जाने वाला भुगतान है जिसे हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम टीएफसी की बात करें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां आप देखते हैं कि देखिए इसके अंदर आपका उत्पादन 0 है तब भी आपकी लागत 10 है, आपका उत्पादन 1 इकाई है तो भी आपकी लागत 10 है। क्यों? क्योंकि आपका बिल्डिंग सेम होगा, आपकी मशीनरी सेम होगी, आपके परमानेंट एम्प्लॉय भी सेम होंगे। ये अल्पकाल में बदल नहीं सकते। तो क्वांटिटी की मात्रा, उत्पादन की मात्रा आप बदल रहे हैं। ये उत्पादन की मात्रा क्यों बदली जा रही? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल, फिक्स्ड फैक्टर्स का नहीं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स का इस्तेमाल स्थिर है, इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी स्थिर होगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ए पैरेलल लाइन व्हिच यू कैन सी फ्रॉम, आप देख सकते हैं कि 0 होने पर भी ये 10 है, और चाहे जितनी मात्रा ले लीजिए आपका ये अमाउंट 10 ही रहता है। तो टीएफसी कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। प्यारे बच्चों, एएफसी इज नथिंग बट टीएफसी बाय क्वांटिटी। जब आप टीएफसी को क्वांटिटी से भाग देते हैं तो आपको एएफसी मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टीएफसी 10 है और आपका ये क्वांटिटी 0 है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। टीएफसी अगर 10 है, क्वांटिटी 1 है, तो आपका एएफसी भी आपका 10 हो गया। टीएफसी अगर बढ़ेगा, देखिए टीएफसी स्थिर है, क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो एएफसी डाउन होगा। तो जैसे जैसे क्वांटिटी अगर बढ़ती है आप देखेंगे वैसे वैसे एएफसी कम होगा। प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे एएफसी डाउन होता है। डाउन इसलिए होता है क्योंकि टीएफसी स्थिर रहता है। अगर हम आगे बढ़े तो इसके हिसाब से हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करनी होगी। द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन आर नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट वास्तव में आप देखेंगे कि वेरी करते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स के ऊपर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन फ्यूल एंड पावर, कैजुअल लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारी चीजें जो अल्पकाल में आप बदलते हैं तो उत्पादन बदलता है। प्यारे बच्चों,
अब इसके अंदर एक और खासियत है टीवीसी, इसमें देखिए क्वांटिटी में और टीवीसी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो टीवीसी भी बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी तो टीवीसी भी कम होगा। एक और खासियत इसकी है कि टीवीसी जो है 0 से स्टार्ट होता है। Excuse me, sir. जी सर। Sir, here we will go for a break of 5 minutes and then we will resume it. ओके। So learners, we will go for a break of 5 minutes and then we will resume it. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम वेलकम बैक बच्चों। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़ रहे हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं और मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस को हम एक 1 बाय 1 कवर करते जा रहे हैं। कॉस्ट वाले चैप्टर से संबंधित एसीएमसीयू आकार का क्यों होता है, लॉन्ग रन में कैसा होगा, ये सारी चीजें हम अभी वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट किया है हमने,
बहुत डिटेल में कराएंगे प्यारे बच्चों। डोंट वरी अबाउट योर, आई थिंक वी आर गोइंग टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ योर क्वेरीज। तो वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है और 3 लॉज ऑफ रिटर्न से गवर्न होता है। इसके अंदर प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि अगर हम इसको नेचर ऑफ फिक्स्ड, नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम पाएंगे कि 0 आउटपुट है, 0 आउटपुट पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा। इस स्थिति में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी बाई क्वांटिटी। तो 0 बाई 0 दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। प्यारे बच्चों, जैसे ही आपकी क्वांटिटी बढ़ती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। तो अगर टोटल जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। देखिए 1 से 10, 1 पर 10 था, ये 2 पे 18 हुआ, 3 पे 24 हुआ, 4 पे 28 हुआ, 5 पे 32 हुआ। इस तरीके से दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अब एक और चीज इसमें हमें देखना होगा कि ये 0 से देखिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है आपका टीवीसी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और जैसे जैसे ये बढ़ता है आप देखेंगे 3 डिफरेंट अवस्थाओं से बढ़ता है। ये 3 डिफरेंट अवस्थाएं वही हैं जो हमने अभी आपको पढ़ाई हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अगर हम कॉस्ट के एंगल से इसे पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों, जहां तक अवस्थाओं की बात है तो अवस्थाओं को लेकर के कुछ अर्थशास्त्रियों में आपस में मतभेद है। वास्तव में अवस्थाएं 5 भी होती हैं, अवस्थाएं 4 भी होती हैं, और आपके कोर्स के लिए अवस्थाएं 3 हैं। आपके यहाँ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये 3 है। आप इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स भी डाल दीजिए, 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। कॉस्ट के एंगल से हम 3 अवस्थाओं को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सबसे पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब कॉस्ट के एंगल से जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा टीवीसी में परिवर्तन आता है, और टीवीसी में जिस गति से परिवर्तन आता है उसी गति से आप देखेंगे कि यहाँ पे परिवर्तन पाया जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो डिफरेंस हम टीवीसी और टीसी की बात करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द स्टडी इन द शॉर्ट रन, पहला डिफरेंस किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वेरी अलोंग विद ये तीनों स्टेजेस के अनुसार इसमें परिवर्तन देखा जाएगा। स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तनशील लागत में 3 अवस्थाओं के तरीके से परिवर्तन होगा। प्यारे बच्चों, दूसरा अंतर अगर हम देखते हैं तो ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी आपको बियर करना होता है। मैंने आपको स्लाइड दिखाया था जिसमें बहुत सारी उद्योग थे, लैंड था, फैक्ट्री थी, गोडाउन्स थे, ट्रक्स थे, ट्रैक्टर और ट्रॉलीज थी, सब कुछ था, लेकिन उत्पादन शून्य था। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी 0 इन द शॉर्ट रन, बट वेरिएबल कॉस्ट आपका शून्य होता है, 0 होता है शॉर्ट रन के अंदर। प्यारे बच्चों, टीएफसी एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी हमने आपको बना के दिखाया, जबकि टीवीसी जो है टीसी के स्लोप को डिसाइड करता है। अब ऐसा कैसे होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब टीएफसी तो स्थिर है, तो कोई भी चेंज अगर टीसी में हो रहा है तो टीवीसी के कारण ही हो रहा है, ये इसकी खासियत है। एक और खासियत इसमें देखिए, एएफसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होगा। क्यों? क्योंकि टीएफसी फिक्स्ड है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो एएफसी डाउनवर्ड हो जाएगा, लेकिन ना तो ये 0 होगा और ना ही नेगेटिव होगा। एएफसी कैन नॉट बी 0। एएफसी प्यारे बच्चों 0 क्यों नहीं हो सकता? एएफसी 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टीएफसी ही 0 नहीं हो सकता। अगर टीएफसी को क्वांटिटी से भाग देंगे तो एएफसी का मान कभी भी शून्य नहीं आएगा, ऋणात्मक की तो बात ही नहीं है। प्यारे बच्चों, जबकि एबीसी की अगर हम बात करते हैं तो एबीसी इज नथिंग बट टीवीसी बाई क्यू, ये यू आकार का बन जाता है। यू आकार का क्यों बनता है इसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 डिफरेंट अवस्थाएं लागू होती हैं, इसलिए ये यू आकार का होता है। प्यारे बच्चों,
अगर हम कॉस्ट कर्व को टेबल के माध्यम से पढ़ें, ये आपके सामने है, क्वांटिटी बढ़ रही है, टीएफसी स्थिर है, 10-10-10 है, टीवीसी आपका परिवर्तित हो रहा है, और टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी, यहाँ पे आपका साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद देखिए टीसी का मैंने बताया कि अगर जीरो आउटपुट है, टीएफसी 10 है, टीवीसी 0 है, तो टीसी आपका 10 है। तो टीसी कैन नॉट स्टार्ट, एक बच्चे ने किसी ने पूछा है क्वेश्चन कि टीसी हमेशा वाई एक्स से क्यों स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, टीसी हमेशा वाई एक्स से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, और सिंस टीएफसी कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर टीसी कर्व विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। टीएफसी शून्य नहीं हो सकता है, शून्य उत्पादन की मात्रा पे भी टीएफसी आप देखिए 10 इकाई है, तो इसलिए ये शून्य नहीं हो सकता, तो टीसी भी शून्य नहीं हो सकता, इसलिए ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप देखिए कि टीएफसी 10 है और टीवीसी 10 है, तो टीसी इसका 10 हो जाता है, 20 हो जाता है, इसको जोड़ दीजिए, 20 हो गया। अगली अगर सेकेंड यूनिट की हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसमें 10 यूनिट 10 रुपए समझ लीजिए टीएफसी लगे हैं, टीएफसी तो सेम लगेगा लेकिन टीवीसी इसका बढ़ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, टीसी आ जाएगा। तो टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, इसको आप नोट कर लीजिए। हाउएवर एसी इज व्हाट, एसी इज द क्वोशिएंट ऑफ टीसी बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। आप टीसी को क्वांटिटी से 10 को 0 से डिवाइड कर दीजिए, पहला तो नॉट डिफाइंड आ गया, 20 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एसी 20 आ जाएगा, 28 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एसी 14 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 34 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एसी, तो जब आप टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो एसी आ जाता है। अब टीवीसी 3 अवस्थाओं से गुजरता है, टीसी 3 अवस्थाओं से गुजरता है, तो एसी भी 3 अवस्थाओं से गुजरेगा। अब अगर आप एमसी की बात करते हैं, सीमांत लागत की, तो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट नेट एडिशन टू द टोटल कॉस्ट विच इज ऑब्जर्व फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में हुई शुद्ध वृद्धि को हम सीमांत लागत कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब सीमांत लागत में जो परिवर्तन हो रहा है वास्तव में वो टीवीसी के कारण हो रहा है। आप देखिए, अगर आप चाहेंगे तो इसको निकाल सकते हैं कि 10 में से 18 में से 10 गया, इसका आ गया, 18 में से 10 गया, देखिए 8 आ गया, 24 में से 18 गया, इसका 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एबीसी जो होता है टीवीसी बाई क्यू, अगर टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एबीसी निकल आएगा। आप इसके अंदर एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी बाई क्यू, एएफसी को अगर टीएफसी को 10 को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि नंबर 1 एसी, इसके अंदर देखिए एसी और एमसी दोनों पहले गिरते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या डिमिनिशिंग कॉस्ट के कारण। दूसरी स्थिति में लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स या कांस्टेंट कॉस्ट के कारण ये लगभग समान हो जाते हैं, और तीसरी स्थिति में आप देखेंगे ये तेजी से बढ़ते हैं, एसी और एमसी, मतलब ये यू आकार के हो जाते हैं। ये भी एक बच्चे ने किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि एसी और एमसी यू आकार के क्यों होते हैं। तो एसी और एमसी यू आकार के इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों को तीनों अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहली अवस्था होती है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसे हम डिमिनिशिंग कॉस्ट कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स या कांस्टेंट कॉस्ट कह सकते हैं। तीसरी अवस्था होती है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, या आप इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स। इस केस में आपका एसी और एमसी तेजी से ऊपर शूट अप होता है। एबीसी भी यू आकार का ही होता है। प्यारे बच्चों, अब आप जो देखेंगे ये, अगर हम एबीसी और एसी की एएफसी की बात करें तो स्टार्टिंग में दोनों देखिए, अगर सही मायने में एक इकाई का जब उत्पादन होता है तो एएफसी और एबीसी दोनों 10 होते हैं। दूसरे के यानी दोनों के बीच का अंतर देखिए कम है, और ये अंतर जो है कम होता चला जाएगा। आप देखिए इसके अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एबीसी एएफसी डाउन होगा, और एबीसी अपने 3 आकार से यू आकार से, क्योंकि इसमें पहले कमी होगी फिर कांस्टेंट होगा फिर बढ़ेगा। लेकिन
AFC की खासियत होगी कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी ये इसमें डाउन होने की प्रवृत्ति कंटिन्यू रहेगी। प्यारे बच्चों, अब ये डायग्राम मैं आपको बनाया है, मैं चाहूंगा कि इसको आपको दिखाया जाए। देखिए, पहले डायग्राम में आपको हम दिखा रहे हैं TC, TVC और TFC का संबंध। TFC एक सीधी रेखा है और TVC देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है और TC आप देखेंगे TFC के इक्विवेलेंट Y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। ये प्रश्न का जवाब मैंने दिया था प्यारे बच्चों, क्योंकि TC इज द सम ऑफ TFC एंड TVC और TFC 0 नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का टोटल भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए Y एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी खासियत इसकी ये है कि TFC X एक्सिस के समानांतर होगा क्योंकि वो एक स्थिर राशि है। तीसरा ये है कि TC और TVC दोनों तीनों लॉज ऑफ रिटर्न से जाएंगे। एक और खासियत है, जब TFC फिक्स्ड है, TC और TVC के बीच का अंतर जब फिक्स्ड है तो और वो परिवर्तन नहीं होना है, तो इसलिए TC और TVC में जो गैप है वो समानांतर होगा। इसलिए आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तीन अवस्थाओं को क्रॉस करते हैं। तो TC में कोई भी चेंज होगा वो TVC के कारण होगा क्योंकि TFC स्थिर होता है। अगर हम B पार्ट डायग्राम के उसमें आए तो हम आपको दिखा रहे हैं कि AC और MC में संबंध। प्यारे बच्चों, AC और MC अंग्रेजी के U आकार के होते हैं क्योंकि उनमें 3 लॉज ऑफ रिटर्न्स की अवस्थाएं लागू होती हैं। सबसे पहले AC और MC कम होता है जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होता है। दूसरी स्थिति में AC जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होता है तो AC औसत लागत और सीमांत लागत में कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसी स्थिति में MC AC के नीचे होता है। दूसरी अवस्था में कांस्टेंट रिटर्न्स में दोनों थोड़ा सा स्लोप देखिए U आकार का लेने की कोशिश करते हैं। और तीसरी स्थिति में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या इंक्रीजिंग कॉस्ट में AC और MC में तीव्र वृद्धि पाई जाती है। इस स्थिति में आप देखेंगे कि MC AC के ऊपर हो जाता है। अभी देखिए K बिंदु के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वो MC AC के नीचे है। K बिंदु के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो MC AC के ऊपर हो गया है। प्यारे बच्चों, MC AC को जो K बिंदु पे काट रहा है ये बता रहा है कि MC इंटरसेक्ट्स AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ये आइडियल स्टेज होती है फर्म के लिए क्योंकि यहाँ पे औसत लागत फर्म का मिनिमम होता है। तो अगर हम U आकार की बात कर रहे हैं तो पहली स्थिति में दोनों में जो संबंध हम बता सकते हैं, पहली स्थिति में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स की अवस्था में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट लागू होता है जिसके कारण AC और MC पहले तेजी से कम होते हैं। इस स्थिति में MC AC के नीचे होता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन MC इज ऑलवेज मोर देन, मैंने वहां भी MP में भी बताया था, रेट ऑफ चेंज इन MP इज ऑलवेज हायर देन द रेट ऑफ चेंज इन AP। ऐसे रेट ऑफ चेंज इन MC इज ऑलवेज हायर देन रेट ऑफ चेंज इन, तो इसलिए पहले MC AC के नीचे होता है। ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद MC AC से ऊपर हो जाता है। उसका कारण क्या है? रेट ऑफ चेंज इन MC इज हायर देन रेट ऑफ चेंज इन AC। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं चाहूंगा इसको एक बहुत सरल उदाहरण से आपको समझा सकूं। आप ये समझ लीजिए अपने घर से स्कूल जाना चाह रहे हैं और घर से स्कूल के बीच में कुछ लैंडमार्क्स, कुछ निशान आते हैं। कोई दुकान होगी, पोस्ट ऑफिस होगा या सड़क होगी, सड़क पे भी पुलिस कांस्टेबल होगा। इस तरीके से कुछ लैंडमार्क्स होते हैं। अगर आप अपने घर से अपने स्कूल कार से जाते हैं तो वो सारे लैंडमार्क्स आते हैं। अगर आप अपने घर से स्कूल साइकिल से जाते हैं तब भी प्यारे बच्चों वो सारे लैंडमार्क आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप कार से जाते हैं तो आपकी रफ्तार ज़्यादा होती है, आपकी रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होता है, इसलिए वो लैंडमार्क आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी आते हैं। जबकि साइकिल से जाने से वही लैंडमार्क, तो रेट ऑफ चेंज इन AC जो है वो MC की तुलना में कम है। इसलिए आप देखेंगे एक और खासियत होती है, आप देखेंगे कि AC कम हो रहा है और MC ने बढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
Is it possible that when AC is falling, MC start rising? Yes, it is possible. Why? Because rate of change in MC is higher than that of rate of change in AC. Therefore, MC enters in the stage, next stage, earlier than AC. अगले स्टेज में MC AC की तुलना में पहले पहुंच जाती है, इसलिए ये संभव है AC कम हो रहा हो, MC बढ़ना शुरू कर दे। एक और खासियत जो इसमें आपको याद रखनी है, MC always intersects AC at its minimum point. अगर आप इस पॉइंट को याद नहीं रखेंगे तो आपको इसका परेशानी हो सकती है। प्यारे बच्चों, आप इसकी तीन चार विशेषताएं बताई मैंने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले MC AC के नीचे होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद MC AC के ऊपर हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों बराबर होते हैं, लेकिन MC AC को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है। इस बिंदु को आइडियल स्टेज ऑफ द फॉर्म भी कहते हैं, आइडियल साइज ऑफ द फॉर्म भी कहते हैं। और यह संभव है कि AC कम हो रहा है, MC बढ़ना शुरू कर दे। उसका कारण मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, AC घट रहा है, MC बढ़ना शुरू कर दे। उसका कारण है rate of change in MC is higher than that of rate of change in AC. Therefore, MC will enter into the next stage earlier than AC. ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्यारे बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग डायग्राम आपके सामने है। ये डायग्राम मैंने जानबूझकर खुद अपने हाथ से इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके और आप इसको खुद बनाकर देख सकें। अगर हम इसके देखते हैं AC और ABC में भी संबंध, AC और ABC में संबंध अगर आप देखते हैं तो एक लाइन में आप कह सकते हैं ABC is trying to come closer to AC at higher level of output. जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, आप देखिए उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, Q0 से Q1 होती है, उसके बाद Q2 होती है। Q0 से Q1 पे आप देखिए जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बाएं से दाएं बढ़ रही है, ABC AC के निकट जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग संबंध है प्यारे बच्चों। आपको मैंने बताया TC और TBC के बीच का गैप TFC होता है। पहला डायग्राम देखिए, डायग्राम A में है, TC और TBC के बीच का जो अंतर है वो TFC है और वो स्थिर रहता है। अगर हम TC और TBC दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमें AC और ABC मिल जाएगा। अब AC और ABC के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? AFC कहलाएगा। बट नेचुरल है। एक बार और सुन लीजिए, TC और TBC के बीच का अंतर TFC है। दैट मीन्स AC और ABC के बीच का अंतर AFC हुआ। अब जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है, मैंने अभी आपको बताया जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे AFC कम होता जाता है। आप देखिए AFC 0 ज्यादा है AFC 1 की तुलना में, और AFC 2 जो है देखिए की तुलना में AFC 1 ज्यादा है। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं क्वांटिटी बढ़ रही है, AFC कम होता जा रहा है, इसलिए ABC AC के निकट आने की कोशिश कर रहा है। प्यारे बच्चों, क्या यह संभव है कि ABC AC को टच करे? अगर वो टच करता है तो इन दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाता है, यानी AFC शून्य हो जाता है। क्या AFC का शून्य होना संभव है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब TFC शून्य नहीं हो सकता तो AFC के शून्य होने का मतलब ही नहीं। अब ये बताइए कि क्या ABC AC को टच करेगा? नो। क्या ABC AC को इंटरसेक्ट करेगा? कदापि नहीं। ABC AC को टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस स्थिति में AFC शून्य हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ABC AC को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस स्थिति में AFC नेगेटिव हो जाएगा। AFC का नेगेटिव होना, एक बच्चे ने पूछा था, AFC का नेगेटिव होना भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप जैसे ही सोचेंगे, दिमाग में लाएंगे कि मुझे उत्पादन करना है, तो आपको मशीनें, आपको लैंड, इन सब का इंतजाम करना होगा, तभी आप इकोनॉमिक्स के प्रोड्यूसर के डेफिनेशन के अंदर एंट्री करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि शॉर्ट रन AC और शॉर्ट रन MC कर्व यू आकार के होते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। लॉन्ग रन में आप बताने, हालांकि ये लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल वाला डायग्राम है और आपके कोर्स में भी नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लॉन्ग रन एवरेज और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर ड्रॉन
they are supposed to be drawn on the basis of the short run AC and short run NC. तो शॉर्ट रन के कई जो शॉर्ट रन होते हैं उन सबको मिलाकर लॉन्ग रन बनता है, और हर उसमें जो प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन करती है शॉर्ट रन में, उसके कॉम्बिनेशंस को लेकर लॉन्ग रन एसी और लॉन्ग रन एनसी का निर्माण किया जाता है। तो लॉन्ग रन एसी और शॉर्ट रन एसी एनसी में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट रन एसी एनसी क्या होता है? वो एक छोटे समय के लिए होता है, लॉन्ग रन बड़े समय के लिए होता है। शॉर्ट रन में एक और खासियत होती है तो कि दोनों यू आकार के होते हैं, लेकिन वास्तव में ये यू आकार के होते हुए भी थोड़े छोटे आकार के होते हैं, जबकि एसी और एमसी लॉन्ग रन का अगर आप बनाएंगे तो फ्लैटर होता है, बड़ा होता है, प्रॉपर्टीज दोनों में सेम रहती है। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये जो लॉन्ग रन एसी और एमसी कब बनते हैं, इसमें डिस्प्यूट इस बात का भी कोई भी लेकर है कि कोई भी उत्पादक थर्ड स्टेज में क्यों जाना चाहेगा, कोई भी उत्पादक सेकंड स्टेज में ही क्यों नहीं रुक जाएगा। भाई लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स उसको फायदा हुआ, यानी डिमिनिशिंग कॉस्ट उसे फायदा हुआ, वहां तक तो ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स में भी चलो थोड़ा सा झेल लेगा 2-4 साल के लिए, लेकिन लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न में क्यों जाएगा? लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न में उसको जाने के लिए इसलिए मजबूरी है प्यारे बच्चों कि इसीलिए लोग कहते हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वास्तव में वो एल आकार का होना चाहिए, यू आकार का नहीं होना चाहिए। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, आपके लिए इस केस में इतना ही काफी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका अगला पार्ट आता है रेवेन्यू के रूप में। प्यारे बच्चों, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें उसकी कीमत से, तो आपका AR, MR और TR आ जाएगा। फिर भी हम आपको थोड़ा डिटेल में इसको बता देते हैं। टोटल रेवेन्यू इज द अमाउंट, is the money received by selling a certain unit of output that is equal to P into Q. Product of P and Q is known as total revenue. Average revenue होता है, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। तीसरा अगर आप देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट नेट एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू विच इज सीन बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। प्यारे बच्चों, जैसे आपका MP होता है, जैसे आपका MC होता है, उसी पैटर्न पे आपको MR भी डिफाइन करना है। नेट एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज MP. The net addition to the total cost which we have to bear because of producing an additional unit of the commodity is to marginal cost. इसी तरीके से marginal revenue is nothing but net addition to the total revenue, जो आप आखिरी यूनिट बेचते हैं उसके कारण कुल आय में जो वृद्धि होती है वो आपकी सीमांत आय कहलाती है। अब अगर हम संबंध की बात करते हैं तो इन तीनों में संबंध प्यारे बच्चों देखिए, जो TP, AP और MP का था वही संबंध यहाँ भी आप पाया जाएगा। पहली स्थिति में जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर लागू होने के केस में आप देखेंगे कि TR तेजी से बढ़ रहा है, इस स्थिति में AR और MR भी बढ़ रहे हैं। जी सर। सर थोड़ा वाइंड अप करेंगे, टाइम ओवर हो चुके हैं। ओके, बस थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, ठीक। इसके बाद जैसे ही हम सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं, आप देखिए AR शून्य, MR शून्य हो रहा है, और आगे लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स के केस में आप देखेंगे MR नेगेटिव हो चुका है। प्यारे बच्चों, एक और छोटा सा है ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इससे पहले फर्म को लॉस होता है, इसके बाद फर्म को प्रॉफिट होना शुरू होता है। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम आफ्टर विच फर्म विल स्टार्ट गेटिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ये संतुलन का बिंदु नहीं है, संतुलन का बिंदु आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए इसमें इतना ही काफी है। प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा ये आप देख सकते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से कम है तो लॉस है, ऐसा माना जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराना चाहेंगे। आप देखेंगे इसके अंदर कि कैलकुलेट करना है आपको टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इसके अंदर आप देखेंगे TR, AR और MR, इसको आप
TR निकालने के लिए प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे, AR निकालने के लिए TR को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से मार्जिन रेवेन्यू निकालने के लिए नीचे वाले में आप देखिए हमने इसमें करके लिखा हुआ है। प्राइस अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। इसी तरीके से मार्जिन रेवेन्यू निकालने के लिए आप देखिए, एक इकाई बेचने से आपको जो पैसा मिल रहा है वो 100 के बराबर मिल रहा है, 180 दूसरे इकाई को बेचने से 180 रुपए मिल रहे हैं। अब 180 में से 100 अगर घटा देंगे तो मार्जिन रेवेन्यू 80 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें टीपी, एपी और एमपी में जो संबंध है वही TR, AR और MR में भी है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिए जा रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी समझा सकता हूं। Thank you, learners. I hope you have enjoyed the class, and we will meet in the next class after a short break. Thank you, sir.